हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग आवर लेसन्स। अब तक तो आपको ये समझ आ ही गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 जो कि अभी एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है, कोरोना वायरस। आज का ये बर्निंग टॉपिक है, सभी लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। कुछ इसको समझ रहे हैं अच्छे से और कुछ तो सेफ्टी मेजर्स ये सब जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। तो आज जैसे मैं बहुत क्यूरियस रहती थी इसको समझने के लिए कि ये हो कैसे रहा है, क्यों इसकी ड्रग नहीं है, क्यों ये अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, या फिर ये कैसे फैलता है, इतना इतना ज़्यादा कॉन्टेजियस क्यों है। तो इसी सब क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं आई हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, तो कोविड-19 क्या है? ये बीमारी है, बीमारी का नाम है, CO जो है वो कोरोना के लिए है। कोरोना वायरस, VI वायरस से लिया गया है, और D है डिजीज़ के लिए। कोरोना वायरस डिजीज़, और 19 है 2019 के लिए। ठीक है, 2019 क्यों? क्योंकि ये 2019 में पता चला, या फिर यूं कहें कि ये बहुत ज़्यादा फैल गया। ठीक है, 2019 में। तो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। ओके, तो जो ये कोरोना वायरस है ये एक छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। मतलब ये वायरसेस का एक कोरोना वायरसेस का बहुत बड़ा ग्रुप है। हम आगे इसकी क्लासिफिकेशन में इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें होती है आप सबको पता है वायरस के अंदर क्या होता है, या उसका जीनोम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो वो क्या हो सकता है, RNA हो सकता है या DNA हो सकता है। लेकिन हम अब अगर यहाँ पे कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस में क्या है, एनवेलप्ड पॉजिटिव सेंस RNA वायरसेस होते हैं ये। मतलब इनमें RNA होता है, एक ही होता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं पॉजिटिव सेंस RNA। और वो भी एनवेलप्ड होता है, मतलब उसके आसपास क्या होती है, कैप्सिड प्रोटीन होती है, उसको कवर करके रखती है। ठीक है, और उसके बाहर से क्या होता है, एनवेलप, एक और कवरिंग होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और क्या होती है, और होता है इसमें क्लब लाइक स्पाइक्स होती हैं जो कि इसके यूनिक फीचर्स हैं। ठीक है, स्पाइक्स होते हैं, आपने अभी तक बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ देखी होंगी इसकी कोरोना वायरस की, जिसके ऊपर ऐसे कोरोना वायरस होता है और उसके ऊपर ऐसे स्पाइक्स बनी होती हैं। अभी हम आगे देखेंगे, ऐसे स्पाइक्स बनी होती हैं। ठीक है, तो और क्या होता है इसमें हम आगे और क्या पढ़ेंगे, इसकी रेप्लिकेशन के बारे में। जो इसकी रेप्लिकेशन थोड़ी यूनिक तरीके से ये रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मतलब ये डुप्लीकेट करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, अपने जीनोम का नंबर बढ़ाता है। ये कि ये मैमल्स में पाया गया है, अभी तक बर्ड्स में पाया जाता है। कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा इसके रिजर्वायर इसका कहाँ है, बैट्स में था। बैट्स में इसका रिजर्वायर है, और बैट्स से ये कहाँ, ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ है, मैमल्स में हुआ है, बर्ड्स में आता है, काउज पिग्स में होता है। और सब ये रेस्पिरेटरी डिजीज़, अल्टीमेटली ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ कॉज करता है, इन्फेक्शंस होती है। जैसे आपने देखा होगा अभी तक सबसे पहले क्या होता है कि ड्राई कफ हो जाती है। ठीक है, तो फिर धीरे 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 क्या होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि पहले सूखी, हाँ, ये खांसी लग जाती है, ड्राई कफ होता है, फिर धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ़ होती है ना, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, तो यही रेस्पिरेटरी डिजीज़ चिकन्स में भी हुई है, इवन यहाँ ह्यूमंस में भी हुई है। ठीक है, तो कोरोना वायरस कितना डेंजरस है ये अभी तक हम सबको पता चल ही गया है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इसके बारे में। मेन हम कुछ और डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज़्म के बारे में। मेन यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैकेनिज़्म ये होता कैसे है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले इसकी क्लासिफिकेशन की।
जैसा कि मैंने आपको बोला, कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ एक वायरस नहीं है, उनका ये पूरा एक ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरसेस है, ठीक है। तो जो ये कोरोना वायरस है, ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो है वो है नीडोवायरल्स। नीडोवायरल्स उन वायरसेस, मतलब इसमें वो वायरसेस कवर हो जाते हैं जो एनवलप्ड होते हैं, नॉन सेगमेंटेड होते हैं और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होता है, मतलब जिनका जीनोम, जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो वो ये सारे वायरसेस किस में कवर हो जाते हैं, ऑर्डर नीडोवायरल्स में डालते हैं, ठीक है। नीडोवायरल्स आगे और डिवाइड होता है 4 फैमिलीज में, ठीक है। कोरोना वायरिडी, आर्टरी वायरिडी, मीजोनी वायरिडी, रोनी वायरिडी, ओके। ये फैमिलीज़ हैं, वायरसेस की फैमिलीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली कोरोना वायरस के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको उसी के रिलेटेड, मतलब उसी के आसपास वाली फैमिलीज़ और उसी के आसपास वाले ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आता है वो, उसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो बाकी भी और सारे वायरसेस हैं जो जिनके अलग ऑर्डर होंगे, अलग फैमिलीज़ होंगी, वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं। यहाँ पे हमारा फोकस है कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है। तो कोरोना वायरस का ऑर्डर क्या है, नीडोवायरल्स, और नीडोवायरल्स जो ऑर्डर है वो आगे 4 फैमिलीज में डिवाइड होता है। कोरोना वायरिडी, ये वो वाली फैमिली है जिसमें हमारा कोरोना वायरस आता है, ठीक है। वो कैसे अब आता है, कहाँ तक, वो देखते हैं। ये फैमिली जो कोरोना वायरिडी है, हमारा फोकस इस पे रहेगा क्योंकि कोरोना वायरस इसमें फॉल होता है, ठीक है। अब ये इसकी 2 और आगे सब फैमिलीज में डिवाइड होता है। तो इसकी 2 सब फैमिलीज कौन कौन सी है, कोरोना वायरिनी और टोरो वायरिनी, ठीक है। तो आगे कोरोना वायरिनी, ये वाली सब फैमिली 4 जेनरा में डिवाइड होती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फ़ा और बीटा कोरोना वायरस जो है, अल्फ़ा बीटा कोरोना वायरस, ठीक है, ये सारे अलग अलग कोरोना वायरस हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, किसमें, मैमल्स में, ठीक है। मतलब अभी जो ह्यूमंस में जितने ये कोरोना, ये वायरस पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये वाले अल्फ़ा और बीटा। और जो गामा और डेल्टा वाले होते हैं, ये बर्ड्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी क्लासिफिकेशन। तो ये हमने डिस्कस किया इसकी क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये इसके पास लार्ज जीनोम होता है, आरएनए वायरसेस, ये आरएनए वाला वायरस है, मतलब इसका जो ये जेनेटिक मटेरियल है दैट कंसिस्ट ऑफ आरएनए होता है। इतना आप सबको पता ही होगा कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या डीएनए हो सकता है या आरएनए होता है, ठीक है। वायरसेस में दोनों पाया जाता है, लेकिन हम अभी स्पेशली कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस में आरएनए होता है, ठीक है। मेन ये चीज़ मैंने रिपीट इसलिए की ताकि आगे हम और इसके बारे में जानेंगे, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, अभी तक का। तो आरएनए वायरस है और इसका जीनोम जो होता है वो अप टू 33.5 KB तक का होता है, 33.5 KB जीनोम होता है इसका, ठीक है। तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, ठीक है। आई होप यह क्लियर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर समझेंगे अब हम, ओके। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक हुआ 2019 से, ये शुरू हुआ ये इन्फेक्शन इसकी, और अभी 2020 में ये चल ही रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है, सबसे पहले आपने ये बहुत जगह ये फ़ोटो देखी होगी, ये पिक्चर इसकी कोरोना वायरस की। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आई होप आपको यहाँ से समझ आ जाए, ये क्लियर हो जाए। तो क्या है कि कोरोना वायरस में जो अभी तक मैंने जेनेटिक मटेरियल की बात की, जेनेटिक मटेरियल क्या था इसका, आरएनए था, वो ये है, ठीक है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, पॉजिटिव सेंस है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। और इस जेनेटिक मटेरियल के आसपास क्या होती है, प्रोटीन होती है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन होती है, कैप्सिड,
ठीक है। तो अब ये इस न्यूक्लिक एसिड के साथ है, आई मीन इस आरएनए के साथ है। आरएनए के साथ जो प्रोटीन अटैच होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड। ओके, ये मैं लिखना यहाँ भूल गई हूँ, अभी याद आया तो लिख दिया, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं इसको, इसलिए इसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। और इसके न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर एक कवरिंग होती है, ये वाली कवरिंग जो ब्लैक में बनाई गई है, तो इस कवरिंग को क्या कहते हैं, एनवलप। ये एनवलप प्रोटीन होती है, ठीक है। इसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। अभी हमें आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये डिनोट क्यों किया है मैंने, ठीक है। अभी बस इतना आप याद रखिए कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, ये आरएनए है, और आरएनए के आसपास जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन होती है वो है कैप्सिड, ठीक है। उसको हम एन से डिनोट करते हैं। और बाहर से एक और प्रोटीन होती है, कवरिंग होती है, वो होती है एनवलप, ठीक है, जिसको हमने ई से डिनोट किया। और इसी एनवलप में कुछ और प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है। एक्चुअली टोटल प्रोटीन्स अगर आप देखेंगे ना कोरोना वायरस की, वो है 29 प्रोटीन्स होती है, 29 प्रोटीन्स। लेकिन अब यहाँ पे हम सिर्फ मेन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो और जो इसकी एनवलप में प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है, एक होती है स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन, ये स्पाइक प्रोटीन होती है, ठीक है। और यहाँ पे मेम्ब्रेन में और एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको डिनोट किया जाता है एम से। और यहाँ पे एक और प्रोटीन है जो कि डाइमर फॉर्म में होती है, उसको कहते हैं हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज डाइमर, ठीक है। उसको HE से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब उसकी प्रोटीन्स हैं। तो अब ये स्पाइक प्रोटीन जो होती है, ये क्या करती है, जब ये कोरोना वायरस एंट्री लेता है ह्यूमन सेल में, जब इसको इन्फेक्शन कॉज करनी होती है, तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन वहाँ पर बाइंड होती है हमारे ह्यूमन सेल्स के साथ, क्या होती है, ये बाइंड हो जाती है। लाइक वहाँ पे सरफेस मॉलिक्यूल्स होती हैं, तो उस सरफेस मॉलिक्यूल्स के साथ वो बाइंड हो जाती है और उसमें एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स वहाँ काम आती हैं इसको, ठीक है। और जैसे ये हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज डाइमर है, ये क्या करती है, ये वहाँ पे ह्यूमन सेल्स पे और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड्स, लिख देती हूँ, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ह्यूमन सेल्स के सरफेस पे, ठीक है। तो ये उसके साथ बाइंड करता है, उसके साथ इंटरेक्ट करता है और को रिसेप्टर की तरह काम करता है, तो उसके साथ और बाइंडिंग मतलब एफिशिएंसी को बढ़ाता है और वैसे इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अब इसका पर्पस तो यही है ना कि इसको इन्फेक्शन कॉज करनी है, अपना नंबर बढ़ाना है, तो इसलिए इसने अपने पास वैसी ही चीज़ें रखी हैं, ठीक है। और स्पाइक प्रोटीन तो किसी भी जैसे सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये है मेटेलोप्रोटीएज और भी बाकी होते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल्स देना चाह रही थी। मेटेलोप्रोटीएज, एमाइनोपेप्टिडेज, ठीक है, एमाइनोपेप्टिडेज, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ह्यूमन सेल्स के सरफेस पे, ठीक है। मेटेलोप्रोटीएज, एमाइनोपेप्टिडेज, तो ये उसके साथ क्या करता है, बाइंड करता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और वहाँ पे एंट्री ले लेता है, ठीक है। तो अब जो ये इसकी शेप है ना, देखिए शेप, ये आपको क्राउन जैसा लग रहा होगा, तो उस क्राउन शेप की वजह से इसका नाम पड़ता है, क्राउन शेप की वजह से ही इसका नाम आया है कोरोना, ठीक है। ये जो कोरोना, ठीक है। तो फिर जो वायरस का VI लिया गया है और डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ से D लिया गया है और वहाँ से बनता है कोविड-19, ठीक है। तो ये हुआ इसकी शेप और इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, ओके। अब हम धीरे धीरे, खैर अब जो ये कोविड-19 है, इसको डायग्नोज कैसे किया जा रहा है, एक टेक्निक होती है RT-PCR, ठीक है। RT-PCR क्या होता है, RT-PCR होता है रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है।
ये तो पता ही होगा। पीसीआर होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रियल टाइम पीसीआर क्या होता है अब, कि जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब हम ये नेजोफेरेंजियल स्वेब्स के थ्रू जब हम इसको मतलब एनालाइज कर रहे हैं, जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है हम लाइव देखते हैं। मतलब ये होता है आरटीपीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जो हमें मतलब हेल्प कर रही है ये देखने में कि ये कितना मल्टीप्लाई कर रहा है। तो वो ये टेक्निक यूज़ की जाती है इसके लिए, ठीक है। तो और बाकी रहे मेजर्स वगैरह के बाद, रिकमेंडेड मेजर्स क्या क्या है, क्या नहीं करना है, ये आजकल बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं। और मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगी कि ये करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हैंड वॉशिंग करनी है, फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है, जब भी खांसी ये या छींक आए तो कवर करना है या टिश्यू के साथ या फिर एल्बो के साथ, इनर एल्बो में, ठीक है। मास्क आपको लगाने हैं, या फिर हाँ एक पॉइंट जो मैं बोलना चाह रही थी, मतलब हम कहते हैं साबुन से हाथ धोइए, साबुन से हाथ धोइए या हैंड वॉश यूज़ कीजिए, वो किस लिए है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि ये इसका जो बबल होता है, प्रोटेक्टिव बबल जो इसके बाहर से ये होता है कवरिंग, ये उसको किल कर देती है, सोप इसको किल कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है फिर ये एक्टिव नहीं रह पाता है, ओके। तो और बाकी सिम्टम्स के बारे में भी हम अच्छे से ही जानते हैं, अभी तक इतना तो पता ही है हमको, हम सबको, कि सिम्टम्स क्या है। फीवर आता है, खांसी होती है, ड्राई कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और धीरे धीरे फिर लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, ठीक है। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। तो अभी तक क्या डॉक्टर्स जैसे फीवर वगैरह किसी को आता है तो डॉक्टर्स की यही कोशिश रहती है दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन, तो उनसे क्या होता है वो फीवर को कम करने की कोशिश करते हैं, फ्लूइड्स देते हैं ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, है ना। या फिर सीवियर केसेस में अगर किसी को बहुत यहाँ इस स्टेज पे मतलब बात आ रही धीरे धीरे कि मतलब ये सांस लेने में तकलीफ़ हो किसी को, तो उनको क्या रेफ़र किया जाता है कि वेंटिलेटर पे रखा जाए। तो वेंटिलेटर पे क्या होता है, वेंटिलेटर एक डिवाइस होता है जो मतलब हेल्प करता है सांस लेने में, ठीक है, हेल्प इन ब्रीथिंग, ठीक है। वेंटिलेटर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो और वैसे तो एज सच आप हम सबको ये पता है कि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई वैक्सीन है तो वो है, इसके लिए अगर कोई ड्रग है तो वो क्या है इसका, ह्यूमन इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो ही लड़ पाएगा इस बीमारी से, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, वही इससे अभी लड़ रहा है। और कोई ड्रग नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, बस एहतियात है इसके लिए, ये हम सब जानते हैं और हमें ये अब अप्लाई करना है। लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया जैसे जैसे ये पैंडमिक बढ़ रहा है, लोग थोड़े केयरलेस कहूँ या क्या कहूँ, ज़्यादा होते जा रहे हैं। मतलब कुछ दिन तक सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शायद मुश्किल भी हो रहा है सबके लिए। लेकिन ये करना है तब तक करना है जब तक ये ख़त्म ना हो। अभी जैसे देखिए हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, पहले भी कुछ ये पैंडेमिक डिजीज़ हुई थी, ये ऐसा नहीं है कि आज ही हुई है। जैसे 2003 में क्या हुई थी, सार्स क्या था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये भी एक पैंडेमिक डिजीज़ थी उस टाइम पे, 2002 में ये शुरू हुई थी, 2003 में ये ग्लोबल थ्रेट बन गई थी। ये भी कोरोना वायरस से ही होती है, ठीक है। ये भी काफ़ी मतलब डेडली डिजीज़ थी। और ये और कोविड-19 का क्या रिलेशन है, ये जेनेटिकली रिलेटेड है, इनका जो जीनोम है काफ़ी हद तक मिलता है। लेकिन ये कोविड-19 का ये है कि ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है और ये सार्स कोरोना वायरस उतना इन्फेक्शियस नहीं था, जबकि ये ज़्यादा ये फर्टेलिटी रेट इसका ज़्यादा है सार्स का। और सार्स क्या है, सार्स कोरोना वायरस ये शुरू हुआ था चाइना से, अकॉर्डिंग टू WHO। ये क्या हुआ था, ये 2002 में चाइना का गुआंगडोंग
प्रोविंस है एक, वहाँ पे शुरू हुआ था 2002 में, इसका पहला केस वहाँ पे नोटिस किया गया था एज पर WHO, ठीक है। फिर मार्च 2003 में क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा फैल गया और ग्लोबल थ्रेट करार दिया गया था, ठीक है। और ये भी बताया जाता है जो सार्स कोरोना वायरस जो था उसका रिजर्वायर कौन थे, यही हार्शू बैट्स, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी और एक और पेंडेमिक डिजीज़ थी, मैं चाह रही थी कि मैं आपसे वो भी डिस्कस करूं, ठीक है। तो एक हमने अभी अभी थोड़ा इसके बारे में पढ़ा, किसके बारे में, यहाँ मैं आपको एक कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो एक क्या थी, सार्स क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी रेस्पिरेटरी ये डिजीज़ कॉज करता है। और दूसरी क्या थी, मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये मिडल ईस्ट में ज़्यादा फैल गई थी इसलिए इसका नाम वहाँ से मिडल ईस्टर्न पड़ गया है। और अब ये है जो आजकल है कोविड-19, ठीक है। सार्स जो है वो क्या थी, 2003 में ये बहुत ज़्यादा फैली थी, मतलब तब ये पेंडेमिक थी, ये 2012 में थी और ये 2019 और 20 में अभी चल ही रही है, एंड आई होप ये जल्दी ख़त्म हो। तो इसका पैथोजन क्या था, सार्स का पैथोजन था सार्स कोरोना वायरस, ठीक है। सार्स कोरोना वायरस नाम दिया था, इसका था मार्स कोरोना वायरस और इसका है सार्स कोरोना वायरस 2, इसके लिए भी कोरोना वायरस है, ये सब कोरोना वायरस के ही अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। लेकिन अब फ़र्क कहाँ पे आता है, देखिए मैंने अभी आपको कहा कि अलग तो ये हैं, नो डाउट ये अलग है, लेकिन अब फैटेलिटी रेट इनका अलग हो जाता है, मतलब जेनेटिकली ये रिलेटेड है बट इनका फिर भी ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इनका फैटेलिटी रेट अलग हो जाता है। जैसे ये जो था इसका, ये वाला सार्स वाला, इसका फैटेलिटी रेट 9.6% है। पहले मैं आपको बता दूं फैटेलिटी रेट क्या होता है, कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से जितनी डेथ्स हो रही हैं, ठीक है, टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल डायग्नोज विद दैट पर्टिकुलर डिजीज़, ओके। यहाँ पे लिख लूँ, फैटेलिटी रेट क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर ऑफ दैट डिजीज़, ठीक है, किसी डिजीज़ की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल डायग्नोज्ड विद दैट पर्टिकुलर डिजीज़, ओके। अब आप एग्जैक्ट मीनिंग देख लेना गूगल पे, मैं आपको समझाने के लिए अभी बता रही हूँ अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये फैटेलिटी रेट हुआ, तो फैटेलिटी रेट इसका कितना था, मतलब डेथ्स कितनी हो रही थी इस बीमारी की वजह से, 9.6%, ठीक है। यहाँ पे फैटेलिटी रेट कितना है, 34.3%, मतलब इनका फैटेलिटी रेट ज़्यादा था, कोविड-19 के कोविड-19 का फैटेलिटी रेट बहुत कम है इसके मुकाबले में, इन दोनों के मुकाबले में 1.38 टू 3.4%, जो कि बहुत कम है इनके मुकाबले, लेकिन फिर भी डेथ्स यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, डेथ्स क्यों यहाँ पे ज़्यादा हो रही हैं, वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा कंटेजियस है, ठीक है, मोर कंटेजियस है, ये ज़्यादा फैल रहा है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ठीक है। यहाँ पे ये उतना कंटेजियस नहीं था, मतलब इसका ट्रांसमिशन उतना तेज नहीं था, उतना ज़्यादा ये नहीं फैल रहा था। और जब तक सिम्टम्स किसी में आते थे ना, मतलब ये तब तक कंटेजियस नहीं था जब तक सिम्टम्स किसी में आते थे, सिम्टम्स आते थे फिर उसके बाद मतलब ये फैलता था, ठीक है। तो तब तक तो उनको मतलब आइसोलेट किया जाता था, ठीक है, क्वारंटाइन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे जब तक ये इन्फेक्शन फैलाता है उससे पहले मतलब ये उसने मतलब इन्फेक्शन बहुत फैला दी होती है, जब तक उसे क्वारंटाइन किया जाता है, जब तक पता चलता है, जब तक उस बंदे को, जब तक उस
बेचारा बंदा जो खुद विक्टिम होता है, जिसके पास वो मतलब जो कैरी कर रहा होता है कोरोना वायरस को, जब तक उसे खुद पता चलता है तब तक वो और बाकी लोगों को ट्रांसमिट कर चुका होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग केस था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, ये हाँ, ये कोविड-19 तो बहुत कंट्रीज़ में अभी तो ये मतलब तकरीबन हर कंट्री में फैल चुका है। और ये यहाँ पे लेकिन सार्स जो है वो 26 कंट्रीज़ इसमें अफेक्टेड हुई थी। चाइना से ही शुरू हुआ था, टोरंटो पहुँचा था, टोरंटो से यूके पहुँचा था, मतलब इतने अलग अलग कंट्रीज़ में फैल गया था। और इसका ट्रांसमिशन बहुत कंट्रोल था, मतलब उतनी तेज़ी से ये ट्रांसमिट नहीं करता था। तो हम मर्स की बात करते हैं। मर्स कोरोना वायरस क्या है, ये भी 27 कंट्रीज़ में फैला गया था। इसके केसेस 27 कंट्रीज से रिपोर्ट किए गए थे, बट 80% ऑफ द केसेस कहाँ से थे, सऊदी अरेबिया से। और सऊदी अरेबिया आपको पता है मिडल ईस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट क्या था, 34.3%, ठीक है। और कोविड-19 के बारे में अभी तक मैंने आपको ये बता ही दिया कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 मोर इन्फेक्शियस है, लो फर्टिलिटी रेट भले ही इसका है लेकिन इन्फेक्शियस ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसके यहाँ पे डेथ्स भी ज़्यादा है। तो ये थी कोरोना वायरस की हिस्ट्री। अब हम इसके जीनोम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस का आरएनए, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि कोरोना वायरस में क्या होता है, उसका जीनोम जो होता है, जीनोम क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल, आई मीन उसका क्या है, आरएनए है, ठीक है। तो अब वो क्या है, कोरोना वायरस सब जीनोमिक मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस इस टॉपिक का नाम है, ठीक है। अब वो आरएनए से आपको पता है उसको बढ़ना है, अब उसको मतलब और सेल्स बढ़ाने हैं। मतलब वो हमें क्यों अटैक करता है, ताकि उसका नंबर बढ़े। मतलब अगर वो 1 है, 1 से 2 हो जाए, 2 से 4 हो जाए, ताकि और ज़्यादा उसकी इन्फेक्शन फैले, ठीक है। उसका नंबर किसी भी पैरासाइट का या फिर किसी भी सेल का या किसी भी स्पीशीज़ का, मतलब समझिए ये पर्पस होता है, अल्टीमेट एम होता है कि वो अपना नंबर बढ़ाए, वो अपना जो उनकी स्पीशीज़ है उसका नंबर मेंटेन रखे। तो उसका नंबर मेंटेन रखने के लिए वो क्या करते हैं, वो उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये कोरोना वायरस भी है, ये क्या करता है, ये हमारे ऐसे तो वायरसेस क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंसीडर, ना इनको नॉन लिविंग माना जाता है ना लिविंग माना जाता है, ठीक है। जब तक ये बाहर है, मतलब अभी इन्होंने जब तक ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं तब तक इनको नॉन लिविंग कंसीडर किया जाता है। लेकिन जैसे ही ये किसी ह्यूमन सेल को अटैक करते हैं तो इनको ये लिविंग माना जाता है। ये उनकी जो मशीनरी है उसको हाईजैक कर लेते हैं, हाईजैक करने के बाद उसको अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसमें मल्टीप्लाई करे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो कोरोना वायरस का आरएनए होता है, ये उसका आरएनए है, ठीक है। कोरोना वायरस का आरएनए में क्या होता है, उसमें एक ORF1A होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम होता है। ये दूसरा ओपन रीडिंग फ्रेम है, 2 ओपन रीडिंग फ्रेम्स है, और इनसे क्या वो बनाता है, प्रोटीन्स। अपने प्रोटीन्स कौन सी, मतलब अपने एंजाइम्स। जैसे एक होता है RAP1A और इससे बनाएगा RAP1B, ठीक है, RAP1A और RAP1B। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं। ये जो बीच में होता है ये क्या है, स्यूडोनॉट स्ट्रक्चर होता है, स्यूडोनॉट स्ट्रक्चर होता है। इस स्यूडोनॉट स्ट्रक्चर की वजह से ये कोरोना वायरस क्या करता है, राइबोसोमल फ्रेम शिफ्ट करता है, मतलब फ्रेम शिफ्टिंग करता है। फ्रेम शिफ्टिंग मतलब जैसे पहले एक प्रोटीन बनाया, अदरवाइज वो एक ही प्रोटीन बनाता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले एक प्रोटीन बनाता है फिर दूसरी प्रोटीन बनाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या करता है वो, देखिए जो नॉर्मली क्या होते हैं वो वायरसेस एंटर करते हैं, फिर ह्यूमंस के मतलब सारे एंजाइम्स यूज़ करता है, उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है, मतलब उनकी मशीनरी को, होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है, अपने लिए इस्तेमाल करवाता है, ठीक है। लेकिन इसका ये है कि ये अपने लिए अपने एंजाइम्स खुद बनाता है, ठीक है।
तो ये यहाँ से क्या बनाता है, इन ओपन रीडिंग फ्रेम से ये पहले अपने एंजाइम्स बनाता है। ये क्या होते हैं, REF1A और REF1B क्या है, ये रेप्लिकेज ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कहो या प्रोटीन्स कह लो, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग बनाता है 2 ओपन रीडिंग फ्रेम से, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे रिसर्च पेपर्स में मैंने पढ़ा कि मतलब कहीं पे ये बोला जाता है कि राइबोसोमल फ्रेम शिफ्टिंग होती ही क्यों है। तो कहीं पे ये एक्सप्लेनेशन थी कि ये इसलिए होती है मे बी टू कंट्रोल प्रोटीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है ये राइबोसोमल फ्रेम शिफ्टिंग होती हो, या फिर इनका जो रेशो है, प्रिसाइज रेशो मेंटेन करने के लिए, जैसे REF1A और REF1B का रेशो मेंटेन करने के लिए ये राइबोसोमल फ्रेम शिफ्टिंग होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स बनते हैं REF1A और REF1B, ये क्या है, रेप्लिकेज एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये बनते हैं, तो फिर इनके आगे क्या होता है, यहाँ से इनकी ट्रांसलेशन, पहले इनकी ट्रांसलेशन हुई, मतलब ये प्रोटीन इसने बनाई, RNA से ये प्रोटीन बनी, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन की कौन सी प्रोटीन बननी है, कहाँ पे बननी है, सब किसके पास है, इस RNA के पास है। ये किसका RNA है, कोरोना वायरस का RNA के पास है ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो और क्या होता है इनके बनाने के बाद, और क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें होते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन्स। इन स्ट्रक्चरल जीन्स से क्या बनता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ये तो आपको पता ही होगा, आई होप, कि मतलब पहले जीन होता है, जीन में क्या होता है, DNA होता है या RNA होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या बनता है, मैसेंजर RNA बनता है ना। तो मैसेंजर RNA से क्या बनती है, प्रोटीन, ठीक है। ये होता है, मतलब मैकेनिज्म ये होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं, मैसेंजर RNA से प्रोटीन के बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब ये जो है ये स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन है इसमें कि आप इसको कौन कौन सी, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए वो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। वो अलग अलग होती है, मतलब जैसे इतनी इंफॉर्मेशन एक प्रोटीन के लिए होगी यहाँ से यहाँ, वैसे ही मैंने लिखा है 2 3 4 5 6 7, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये एक जैसे स्पाइक प्रोटीन के लिए है, यहाँ से यहाँ तक ये मेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए जैसे होगा तो 4 वाला, जैसे हेमाग्लूटिनिन एस्टरेज प्रोटीन के लिए था, मतलब तो अलग अलग प्रोटीन्स के लिए ये अलग अलग जगह है यहाँ पे, ठीक है। तो इनसे ये क्या करता है, डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे कर। यही इस कोरोना वायरस की क्या खासियत है कि एक तो इसकी रेप्लिकेशन डिफरेंट है, रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, और इसमें क्या होती है, ये डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन होती है। डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है कि जब ये इस RNA से मैसेंजर RNA बनाता है, ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। जब ये इस RNA से मैसेंजर RNA बनाता है तो ये क्या करता है, ये पहले इतना कोड करेगा, ठीक है, फिर दूसरा जब कोड कर रहा है तो वही पहले वाले को स्किप कर देगा। तो मतलब डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, ये RNA को स्किप कर देता है। मतलब जब ये इसका mRNA बना रहा है तो ये कुछ अपना मतलब पार्ट जो है उसको स्किप कर देगा, सिर्फ उतना ही पार्ट क्या है ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है। जैसे सिर्फ ये 4 वाला पार्ट ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जैसे 5 वाला पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसक्राइब हुआ, ठीक है, और बाकी इसने स्किप कर दिया, मतलब ये वाला सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है और बाकी इसने स्किप कर दिया, ठीक है। वैसे ही 7 है, जो 7 वाला है वो यहाँ से यहाँ तक है और बाकी इसने स्किप कर दिया। ये होती है डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन। मतलब RNA से क्या बना, मैसेंजर RNA, ये सब मैसेंजर RNA बनाए इसने, ठीक है। अब ये अलग अलग मैसेंजर RNA हैं, जैसे ये एक प्रोटीन बनाएगा, ये फिर दूसरी प्रोटीन बनाएगा, ये फिर कोई प्रोटीन 3 बनाएगा, ठीक है। सब अलग अलग प्रोटीन्स हैं और वो सब प्रोटीन्स फिर मिलकर क्या बनाएंगी, असेंबल होंगी। सब प्रोटीन मिलकर असेंबल होंगी और बनाएंगी कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर, मतलब कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो ये सब क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, कोरोना वायरस के आरएनए में है ये इन्फॉर्मेशन सारी, कि पहले उसको एंजाइम्स बनाने हैं, ठीक है, वो एंजाइम उसी ये हेल्प करेंगे, ठीक है, और वो यहाँ से क्या कर रहा है, अब उन एंजाइम्स ने क्या काम करना है, किसकी हेल्प करनी है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, उसको कौन कौन सा स्ट्रक्चर चाहिए, लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है। कोरोना वायरस को बनने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, लाइक जैसे देखो, एक घर बनाने के लिए, कोई मकान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, अलग अलग चीज़ें, जो भी रॉ मटेरियल चाहिए। हमारा क्या काम, हम क्या करते हैं, कोई भी मकान बनाने से पहले हम वो रॉ मटेरियल जमा करते हैं। तो वो रॉ मटेरियल कोरोना वायरस का, उसको बनाने के लिए वो कहाँ है, उसके आरएनए में। तो उसके आरएनए से पहले क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो फिर वहाँ से वो प्रोटीन बनेगी, लाइक उसका घर बनेगा, ठीक है। पहले उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है सारी, वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अब मेन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बारे में बात की है, स्ट्रक्चर मतलब जो उसका स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है, कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर बनाती है प्रोटीन, ठीक है। तो वो मेन 4 मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं कोरोना वायरस की। वो कौन कौन सी है, एक स्पाइक प्रोटीन जो अभी हमने डिस्कस करी थी, जो एनवलप के ऊपर होती है, स्पाइक प्रोटीन डिनोट करते हैं एस से। मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, एनवलप प्रोटीन होती है, और जो आरएनए के आसपास प्रोटीन होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, और वो आरएनए के साथ है, आरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन्स, और डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। तो ये था इसके जीनोम के बारे में, ठीक है। इसका जीनोम समझ आ गया तो अब आपको इसका मैकेनिज्म भी समझ आ जाएगा आसानी से, ठीक है। इसके मैकेनिज्म में भी कुछ नहीं है खास, ठीक है। तो अब कोरोना वायरस का क्या है, ठीक है। कोरोना वायरस है, जैसे ये सपोज ये क्या है, कोरोना वायरस है, ठीक है। तो कोरोना वायरस में क्या है, ये स्पाइक प्रोटीन है बाहर से, जो हमने अभी डिस्कस करी, जिसको हमने डिनोट किया था एस से, ठीक है। ये स्पाइक प्रोटीन है, अंदर इसके क्या है, न्यूक्लियो कैप्सिड है। न्यूक्लियो कैप्सिड मतलब आरएनए है, आरएनए के आसपास क्या है, ये कैप्सिड प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये समझिए ये कोई ह्यूमन सेल है, ठीक है। ह्यूमन सेल में हम अभी समझने जा रहे हैं मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म है ये। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की, कि ये एंटर कैसे करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये एंटर कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के अंदर क्या है, जीनोम है इसका, ठीक है। कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमन सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, इतनी सिग्नलिंग होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो वो सारी सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन होती है, तो उसके लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे ये पेप्टिडेजेस होते हैं, अमाइनो पेप्टिडेजेस, ठीक है। तो उनके साथ ये स्पाइक प्रोटीन क्या करती है, हो जाती है, ये स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर के साथ अटैच हुई, ठीक है। फिर अटैच होती ही उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे कुछ ये होते हैं प्रोटीएसेस होते हैं, जो इसकी क्या करती है, प्रोटियोलिसिस करते हैं। इस स्पाइक प्रोटीन्स टूट जाती है और इसका जो जीनोम है वो अंदर एंटर करता है। देखिए, इसका जीनोम यहाँ अब आया, ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर आया। कोरोना वायरस का आरएनए है ये, ठीक है, ये अंदर आ गया, ठीक है। तो अब इसमें जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोरोना वायरस अंदर आते ही उसके पास, कोरोना वायरस के पास क्या था, अब जैसे ही जीनोमिक आरएनए सेल के अंदर आ गया, उसके पास क्या था कि सबसे पहले वो अपने एंजाइम्स बनाता है रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन क्या है, मतलब उसको जैसे उसको जीनोम अब आगे मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग सेल्स में जाना है, लेकिन पहले तो उसको अपना जीनोम भी मतलब डुप्लीकेट करना पड़ेगा ना, उसको जीनोम से 1 से 2, 2 से 4 डुप्लीकेट करेगा, तभी जाके वो इसको भी मतलब सबको बांट पाएगा, है ना। इन्फॉर्मेशन सबके पास जानी चाहिए, फिर वो आगे और आगे बांटेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले ज़रूरत क्या है इसको करने की, डुप्लीकेशन, मतलब रेप्लिकेट करना है इसको,
ठीक है। रेप्लिकेशन मतलब उसको मल्टीपल कॉपीज बनानी है इसकी, ठीक है, लाइक जीरोक्स करना है उसको। अभी जैसे देखो जीरोक्स करने में हम क्या करें, अगर हमें किसी क्लास में नोट्स बांटने होते हैं तो पहले हम नोट्स सिर्फ एक ही बच्चे को नहीं ना देते, हम क्या करते हैं जीरोक्स करके सब में बांट देते हैं। वैसे ही इसको क्या करना है, पहले अपनी मतलब इंफॉर्मेशन जो है इसकी वो कहाँ किस में है, आरएनए में है, तो उस आरएनए को इसको क्या करना है, जीरोक्स करना है, मल्टीपल कॉपीज बनानी है, ठीक है। तो वो जब मल्टीपल को तभी तो वो सब में बांट पाएगा, ठीक है, बाकी सारे कोरोना वायरसेस में भी। तो उसके लिए क्या करता है, ये रेप्लिकेशन के लिए क्या करता है, एक एंजाइम पहले बनाता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पे डिपेंड करेगा, इसी आरएनए पे डिपेंडेंट है ये, और आरएनए पॉलीमरेज और बनाएगा, पॉलीमरेज मतलब और पॉलीमरेज बनाएगा, ठीक है, और कॉपी बनाएगा। तो इस आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सबसे पहले इसमें जो है ये बनाता है इसके लिए एंजाइम। यहाँ पे इस स्टेप को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये क्या है, सबसे पहले जो है पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये बनाता है एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स, मैंने आपको कहा था पॉलीप्रोटीन 1A, मतलब वही रेप 1A और रेप 1B, या इनको ऐसे भी लिखा जाता है PP1A एंड PP1B, मतलब पॉलीप्रोटीन 1A पॉलीप्रोटीन 1B, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने दिखाया है, एक ब्लू में और एक रेड में, ठीक है। 2 प्रोटीन्स बनाता है ये। फिर इन प्रोटीन्स की क्या होती है, प्रोटियोलिसिस होती है। ये प्रोटीन्स छोटी छोटी प्रोटीन्स बनती हैं इनसे, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोटीन्स हैं, अब रेप्लिकेज ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटीन्स, ठीक है, ये रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं, ओके। तो अब ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये प्रोटीन्स आरएनए पे जाके बाइंड हो जाती हैं, जो ये जीनोमिक आरएनए था ना, ये इसी पे जाके वापस बाइंड होती हैं। क्यों, क्योंकि अब इसको आगे और बनानी है ना, और कॉपीज बनानी है, इंफॉर्मेशन को मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये प्रोटीन्स क्या होंगी, ये इस पॉजिटिव सेंस आरएनए पे बाइंड होंगी, ठीक है, रेप्लिकेशन करवाएंगी। अब ये पॉजिटिव है तो रेप्लिकेशन जो बनेगी वो बनेगी नेगेटिव में। अब इस पे जो इंफॉर्मेशन है, जैसे ATGC जो भी इंफॉर्मेशन है बेसिस के फॉर्म में होती है ना, नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में, ठीक है, मतलब आरएनए पे जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन रेप्लिकेशन में इसमें आ जाएगी। मतलब ये स्ट्रैंड जो थी वो पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से जो रेप्लिकेशन के बाद ये वाली स्ट्रैंड बनेगी, ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। इसमें मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो इस इन कॉम्प्लीमेंट्री से क्या बनेगा, इस कॉम्प्लीमेंट्री से ये आगे और मतलब रेप्लिकेट करेगा, तो ये बनाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये जीनोम बनाएगा। और जो बाकी इसने बनाए थे, मतलब इससे ये भी बन सकता है, पॉजिटिव वाली भी बन सकती है, और ये क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए, या फिर वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर आरएनए क्या बनाएगा, जैसे मैंने आपको बोला था, इसकी क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन होगी, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना, जैसे 3 to 5 होगी, ये क्या था 5 to 3 था। ये एक्ट करता है एज टेम्पलेट, ठीक है, ये एक्ट करता है एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड तभी इसको प्लस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से बना माइनस, माइनस मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। अब इस स्ट्रैंड से क्या बनेगा, सब जीनोमिक मैसेंजर आरएनए बनेंगे, ठीक है। मैसेंजर आरएनए अलग अलग साइजेस के मैंने बोले थे बनेंगे, मतलब लाइक डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन होगी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन मतलब मैसेंजर आरएनए बनेंगे। ये इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन से अलग अलग आरएनए, कुछ पार्ट को मतलब ये स्किप कर देगा, ठीक है, कुछ पार्ट को स्किप कर देता है, तो बाकी पार्ट को ये ट्रांसक्राइब कर देता है। तो अलग अलग साइजेस के क्या है, मैसेंजर आरएनए बनेंगे। तो उन मैसेंजर आरएनए से क्या, अब ये क्या हुए, मैसेंजर आरएनए बने, तो मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन। और इन मैसेंजर आरएनए से अलग अलग मैसेंजर आरएनए से अलग अलग प्रोटीन बनेगी, ठीक है। जैसे डिफरेंट मैसेंजर आरएनए तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो उनकी क्या हुई, ट्रांसलेशन।
क्या हुई, ट्रांसलेशन। और यहाँ से जो ये नेगेटिव वाला था इसने रेप्लिकेशन की, ठीक है, इसकी रेप्लिकेशन हुई तो इसने फिर से कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाई, क्या बना, पॉजिटिव स्ट्रैंड। तो ये सब चीज़ें भी बन रही हैं, ये सब भी बन रही है। ये सब चीज़ें कहाँ पे बन रही हैं, ये बन रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इतना आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो अब देखिए, अभी हम यहाँ पे थे ना, कि पहले इसने क्या किया, इसने जो आरएनए पॉलीमरेज था इसका, इसने पहले वो बनाया आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो उन एंजाइम्स ने क्या किया, इसकी रेप्लिकेशन में हेल्प की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 to 5 प्राइम क्या बना, आपका आरएनए बना, ठीक है। और ये इसने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाई, ठीक है। ये क्या थी, पॉजिटिव स्ट्रैंड थी, ये नेगेटिव स्ट्रैंड थी, ठीक है। तो फिर इनसे क्या हुई, प्रोटीन बनी, ट्रांसलेशन हुई, अलग अलग प्रोटीन्स बनी, ठीक है। अलग अलग प्रोटीन जैसे एस प्रोटीन, ई प्रोटीन, एम प्रोटीन, एन प्रोटीन, इनके बारे में अभी हमने ये डिस्कशन की, ठीक है। तो अलग अलग प्रोटीन्स बनी। तो ये सब कुछ कहाँ पे हो रहा है, ये है एक ह्यूमन सेल, ठीक है, ह्यूमन सेल के अंदर हो रहा है। ये सब प्रोटीन्स वो ह्यूमन सेल के अंदर बनाता है, ठीक है। तो ये सब प्रोटीन्स बनने के बाद क्या होता है, तो ये सब प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ वो क्या होती है कि जब ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो कि इसी का बनाया हुआ है, मतलब कोरोना वायरस के आरएनए का ही बनाया होता है, लेकिन ह्यूमन सेल के अंदर ह्यूमन का भी पॉलीमरेज होता है, मतलब इसका भी ये पॉलीमरेज होता है, मतलब उस पॉलीमरेज ये उसको भी यूज़ कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया, इसने अपना बनाया। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मैं अभी बताऊंगी ये क्या होता है, जस्ट वेट, ओके। ये प्रूफ रीडिंग, और इसमें ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, किसमें, ह्यूमन पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, और इसमें क्या है, वो लैक करता है। इसका प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है कि जब ये यहाँ से रेप्लिकेट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इसमें इंफॉर्मेशन है, आरएनए में इंफॉर्मेशन होती है ना। तो इंफॉर्मेशन क्या है, ऐसे है, बेसिस के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ATGC, ठीक है। तो सपोज करिए कि अगर इसमें कोई एरर आ गया, अब गलती हो जाती है, ठीक है, इनसे भी गलती हो जाती है, इस एंजाइम से भी गलती हो गई। अगर इसने यहाँ पे क्या कर दिया, ATGC की जगह ATTTC कर दिया, मतलब इसने यहाँ गलती कर दी। और अब क्या चाहिए था, इस पॉलीमरेज को चाहिए था, ये पॉलीमरेज आकर चलता जा रहा है, ऐड करते जा रहा है सीक्वेंसेस को, यहाँ से मतलब देखकर कॉपी कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस को ऐड करते जा रहा है, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ पे A है, यहाँ पे A की जगह क्या आना चाहिए था, T की जगह यहाँ पे क्या आएगा, A, G की जगह यहाँ पे आना चाहिए था C, लेकिन आ गया T, और C की जगह G, यही आएगा कॉम्प्लीमेंट्री, यही होता है ना। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सी बेसिस अगर ये है तो A के सामने क्या आता है, T के सामने आता है A, G के सामने आता है C के सामने आता है G, ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। मतलब अगर पॉजिटिव स्ट्रैंड में ये है तो नेगेटिव में ये आएगा, मतलब ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गलती से पॉलीमरेज ने, इस आरएनए पॉलीमरेज ने गलती कर दी और इसने यहाँ पे C की जगह T ही लगा दिया, ठीक है। तो अब इसमें ये इतनी ताकत नहीं कि ये वापस मतलब मुंह इस तरफ करके इसको ठीक कर दे। इसने एरर लाया ना, तो इस एरर को ये ठीक नहीं कर पाता है, मतलब इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है। अगर इसकी जगह पे ये ह्यूमन पॉलीमरेज होता, ठीक है, अगर इसकी जगह पे ये ह्यूमन पॉलीमरेज होता तो ये क्या करता, ये इस गलती को ठीक करता। जो हमारे अंदर पॉलीमरेज होता है, यानी पॉलीमरेज होता है हमारे पास, तो वो क्या करता है, वो अगर कोई मतलब एरर आता है, जैसे
ATGC, लेकिन यहाँ कुछ और आना चाहिए था, तो वो क्या करता है वापस से इसको रिमूव करके यहाँ पे ठीक कर देता है। तो उसको कहते हैं एरर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जैसे वाटर प्रूफ होता है, बाकी सब होता है, तो वैसे ही एरर प्रूफ होता है। एरर प्रूफ मतलब एरर को ठीक कर देता है, लेकिन वही एरर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इसके एंजाइम में नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर गलती हो गई तो वो गलती गलती ही रहेगी। ठीक है, तो उस गलती की वजह से क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन इसके पास थी प्रोटीन बनाने की, तो वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चेंज हो, तो इसलिए थोड़ी बहुत क्या होती है, प्रोटीन इसकी चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जैसे अब ये इसके अंदर क्या है, अलग अलग प्रोटीन्स हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 29 प्रोटीन्स होती हैं कोरोना वायरस में। ठीक है, बना सकता है वो। तो अब अगर हमारे साइंटिस्ट बेचारे उन प्रोटीन्स को, मतलब हम ड्रग कैसे बनाई जाती है, ड्रग को यही होता है ना कि वो टारगेट करती है किसी प्रोटीन पे। जैसे बैक्टीरिया से की सेल वॉल पे टारगेट किया जाता है, वैसे ही वायरस की किसी प्रोटीन को टारगेट कर दो और वायरस को ख़त्म कर दो। ठीक है, अब अगर ड्रग मतलब बनाई जाए कोरोना वायरस की प्रोटीन के लिए, अब अगर ये इसकी एरर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है ही नहीं, मतलब हम बना रहे हैं एक प्रोटीन के लिए, प्रोटीन 1 के लिए हम ड्रग बना रहे हैं, और इसने थोड़ी सी प्रोटीन में चेंज कर दी और प्रोटीन 2 बना दी। ठीक है, तो वो ड्रग लगेगी ही नहीं। अब ये जो ड्रग है ये इस पे इफ़ेक्टिव होगी ही नहीं ना होगी, क्योंकि ये ड्रग किसके लिए थी, प्रोटीन 1 के लिए। तो मतलब इस तरीके से क्या आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है, इसमें थोड़ी थोड़ी म्यूटेशन आती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस पे कोई ड्रग असर नहीं करती है। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि कोई और अगर टारगेट हम ढूंढ लें, अगर हमारे साइंटिस्ट कुछ और टारगेट ढूंढ लें कहीं और पे, मतलब ड्रग बनाए जो कहीं और पे टारगेट करे, तो कुछ हो सकता है। लेट्स सी वो क्या करते हैं क्या नहीं, हम पहले मैकेनिज्म समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर इसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है तो थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं इनमें प्रोटीन्स में। खैर, तो ये सब चीज़ें बनाता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और ये एनवलप प्रोटीन्स, ये स्पाइक प्रोटीन्स, एनवलप प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये सारी प्रोटीन्स जो इसकी ज़रूरत होती हैं कोरोना वायरस की, ये सारी प्रोटीन्स बनाता है। और कहाँ पे बनाता है, ह्यूमन सेल के अंदर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे इसकी ये प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स बनती हैं, तो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक RER से कहाँ जाती हैं, जो पाथवे होता फॉलो किया जाता है वही पाथवे इसमें फॉलो होता है। जैसे वहाँ से ये कहाँ आगे जाती हैं, इसमें गोल्गी, ये क्या है, गोल्गी अपरेटस में जाती हैं। ठीक है, गोल्गी अपरेटस से फिर वो क्या हो, वेजिकल्स बनते हैं, ये बनते हैं वेजिकल्स। ठीक है, वेजिकल्स में बनते हैं। ठीक है, इनकी पैकिंग होती है, असेंबली हो जाती है, असेंबल होते हैं। ये अलग अलग प्रोटीन्स बनी ना, जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रोटीन्स बनी है ना, यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रोटीन्स बनी इसकी अलग अलग, कोई मतलब एस प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है, कोई अनुलप प्रोटीन है, कोई कुछ और प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये सब अलग अलग प्रोटीन्स बनी। किससे बनी, जो अलग अलग मैसेंजर RNA थे उनसे अलग अलग प्रोटीन्स बनी। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि रेप्लिकेशन भी हो रही है और आपका जीनोम भी बनता जा रहा है, ये RNA जीनोम। ठीक है, फिर क्या होते हैं, ये असेंबल होते हैं। ठीक है, असेंबल हो गए, जैसे स्पाइक प्रोटीन असेंबल हो गई, ये एनवलप बन गया, बीच में ये यहाँ से RNA भी आ गया। ठीक है, अब ये असेंबल हुई, फिर ये वेजिकल्स में बनते हैं। ठीक है, गोल्गी से फिर ये वेजिकल्स में बने, असेंबल हो गए, फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाते हैं, ह्यूमंस की जो सेल मेम्ब्रेन के साथ हैं उसके साथ बाइंड होते हैं, और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू, एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है, मतलब बाहर निकल जाता है, मेम्ब्रेन से बाइंड होके बाहर निकल जाता है, और फिर ये आगे दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो। एक बार मैं आपको और बता दूँ, ओवरऑल हमने समरीज की, हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि जो कोरोना वायरस की प्रोटीन्स होती हैं बाहर से जो होती हैं स्पाइक प्रोटीन्स होती हैं, वो स्पाइक प्रोटीन्स रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उनकी एंट्री हो जाती है होस्ट सेल में। ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल या ह्यूमन सेल
जिसको भी वो हाईजैक करना चाहते हैं उसमें इसे मतलब अभी तक ये पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है। कोई कहता है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, कोई कहता है मेम्ब्रेन फ्यूजन है, तो अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक प्रपोज मैकेनिज्म है कि मतलब ऐसा ही होता होगा। ठीक है, स्पाइक प्रोटीन जो है रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड करती है। ठीक है, और इसके थ्रू इसकी क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, और फिर क्या होती है यहाँ पे एसिड डिपेंडेंट प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होती है एस प्रोटीन की। एस प्रोटीन मतलब अलग हो जाती है। ठीक है, प्रोटीएसिस की वजह से वहाँ पे प्रोटियोलिसिस होती है तो वो अलग हो जाती है, और फिर वायरल मेम्ब्रेन जो होती है वो इस सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करके इसका जो जीनोम है वो सेल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो फिर ये जो है आरएनए इसका ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, वायरल आरएनए। ठीक है, तो फिर यहाँ से मैंने आपको बताया कि ये अपने एंजाइम्स भी पहले बनाता है, जैसे रेप्लिकेट एंजाइम्स बनाता है। तो वो एंजाइम्स और ये वाला जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, इसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हमारे ह्यूमन पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, तो इसलिए जो प्रोटीन हमारे अंदर बनती है वही बनती है। ठीक है, और कोई प्रोटीन मतलब नहीं बनती है, और गलती और हमारे यहाँ गलतियाँ कम होती हैं। लेकिन वायरस के यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे गलती हुई तो हुई, वो उस एरर को ठीक नहीं कर पाता है। ठीक है, तो और उसी की वजह से क्या होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं, और इसलिए हमारा ड्रग उन पे असर नहीं करता है। क्योंकि अगर हम एक प्रोटीन के लिए ड्रग देते हैं तो वो दूसरी प्रोटीन बना लेते हैं, अगर हम उसके लिए ड्रग देते हैं तो वहाँ वो अपना उसने जीनोम म्यूटेट कर दिया होता है और वो कोई तीसरी प्रोटीन बना देता है। ठीक है, तो ये सब होता है। तो और क्या होता है, और एक मैकेनिज्म होता है इसमें इम्पॉर्टेंट, जो कि डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन होती है। डिसकंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि थोड़ा थोड़ा ये आरएनए क्या कर देता है, स्किप कर देता है अपने आरएनए को, और डिफरेंट मैसेंजर आरएनएस बनाता है, और उन डिफरेंट मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है, अलग अलग स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, और रेप्लिकेशन भी करता है, और आखिर में सब क्या होता है, असेंबल होता है, और असेंबल होने के बाद क्या होती है, उसकी एक्सोसाइटोसिस होती है, और वो बाहर आता है सेल के, और दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट कर देता है। देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा कि मतलब क्यों मुश्किल हो रही है इसका ड्रग डिज़ाइन करने में, और क्यों ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, जो वायरसेस है ना, वो एक्चुअली क्या है, वो बैक्टीरिया नहीं है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया में क्या होती है, बैक्टीरिया में एक मतलब ड्रग ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो ड्रग हो, जैसे लाइक अगर ड्रग आप दे रहे हो, ड्रग में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो आपको नुकसान ना दे, वो ह्यूमन में और बैक्टीरियम, जैसे आपको जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई वो ह्यूमन को, ठीक है, वो ह्यूमन और बैक्टीरिया में क्या डिस्टिंग्विश कर पाए। ड्रग ऐसी होनी चाहिए कि मतलब ये अलग, ये इस पे एक्ट करे और इस पे ना करे। ठीक है, ऐसे ड्रग दी जाती है। लेकिन और ये जो वायरस के केस में होता है, वायरस के केस में क्या होता है कि जो ड्रग दी जाती है, ठीक है, उसमें वो ह्यूमन में और जो वायरस हाईजैक्ड ह्यूमन होते हैं उसमें वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। मतलब वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है ह्यूमन सेल्स को और वायरस को, मतलब उसको सेम पाथ पे ये दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन इस बैक्टीरिया के केस में समझो इसका अलग होता है। वो कैसे अब अलग होता है कि बैक्टीरिया में क्या होती है, बैक्टीरिया में एक सेल वॉल होती है बाहर से, ठीक है, तो वो उस जो सेल वॉल ह्यूमंस में नहीं होती है, तो ड्रग वैसे ही डिज़ाइन की जाती है कि वो इस सेल वॉल को डिग्रेड कर दे। सेल वॉल को डिग्रेड कर दिया तो बैक्टीरिया खत्म। तो इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल मतलब इजीली किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, वायरसेस में वायरसेस आपको पता है, वायरसेस जो होते हैं वो ह्यूमन सेल्स की मशीनरी पे अटैक करते हैं। ठीक है, उसको मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, ह्यूमन सेल्स की मशीनरी चाहिए। ठीक है, वायरसेस की बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी होती है। जैसे कुछ वायरसेस जो होते हैं उनका जीनोम जो है कुछ में डीएनए होता है तो कुछ में आरएनए होता है। ठीक है, तो किसी में एनवलप होता है तो किसी में एनवलप नहीं होता है, मतलब कुछ में एनवलप प्रेजेंट है तो कुछ में
एब्सेंट है, एनवेलप प्रोटीन जो बाहर से होती है, ठीक है। और अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोरोना वायरस में 29 प्रोटीन्स होती हैं, कितनी 29 प्रोटीन्स होती हैं कोरोना वायरस में, और ये ह्यूमन सेल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स ह्यूमन सेल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब ये हो सकता है कि हमारे साइंटिस्ट जो है वो जब ये इंटरेक्ट करते हैं, अगर वो कोई ऐसी ड्रग बनाई जा सकती है जो इनकी इंटरेक्शन पे टारगेट करे, मतलब जो जब ये प्रोटीन ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर, तो वो वहाँ पे टारगेट करे और उसको मतलब वो होने ना दे, ठीक है। तो उससे ये कंट्रोल किया जा सकता है। तो मतलब कोशिश जारी है, ठीक है। हम तो सिर्फ यहाँ पे मतलब इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, वो तो रिसर्चर्स ही जानते हैं, साइंटिस्ट जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अभी काम कैसे हो रहा है, कैसे मतलब वो व्यू डेवलप किया जा रहा है, कैसे हम समझें कि क्या हो रहा है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे HIV और हेपेटाइटिस सी के लिए जो एंटीवायरस दिए जाते हैं, किसके लिए, HIV और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी के लिए जो एंटीवायरस दिए जाते हैं वो जब किसी पेशेंट को दिए जाते हैं, वो मतलब 2-3 ड्रग्स उनको एक ही टाइम पे दिए जाते हैं, मतलब कॉकटेल्स में प्रेजेंट किए जाते हैं उनको, वो एट ए टाइम उनको वो 2-3 ड्रग्स दिए जाते हैं एक ही टाइम पे, ताकि क्या होता है कि वायरस मतलब क्विकली म्यूटेट कर सकता है, मतलब रेजिस्टेंट हो सकता है, अगर वो मतलब वो जल्दी म्यूटेट कर लेता है, जल्दी वो रेजिस्टेंट हो जाता है उस दवाई के लिए। तो इसीलिए दूसरी तीसरी दवाई जल्दी से दी जाती है, ताकि उससे पहले ही मतलब उसके म्यूटेट होने से पहले ही वहाँ पे दूसरी दवाई तैयार हो, ठीक है। और जो आप अभी हमने एक डिस्कस किया था सार कोरोना वायरस 2, ये उतनी जल्दी क्या है म्यूटेट नहीं करता है, ठीक है, तभी इन पे कंट्रोल पाया गया था। तो और आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा कि अब आजकल क्या हो रहा था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या किया जा रहा था कि एंटीबॉडीज़ जो मतलब एंटीबॉडीज़ रिच प्लाज्मा जो कोविड-19 सर्वाइवर्स थे, जो जिनको मतलब जो पहले कोविड-19 पॉजिटिव थे, वो उनसे क्या किया था, उन सर्वाइवर्स से प्लाज्मा लिया जा रहा था, उनका प्लाज्मा लिया जा रहा था, ठीक है, और पेशेंट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। वो क्यों लिया जा रहा था उनसे, क्योंकि उनके प्लाज्मा में क्या था, एंटीबॉडीज़ थी। तो जो पेशेंट्स उन एंटीबॉडीज़ को नहीं पा रहे थे, ठीक है, तो उनमें वो एंटीबॉडीज़ क्या ट्रांसफ़र समझिए की जा रही थी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको कहा ना कि अल्टीमेटली इसका अभी मतलब इलाज क्या समझा जा रहा है, वो है आपका इम्यून सिस्टम। तो अब जिन कोविड-19 सर्वाइवर्स जो है, मतलब वो सर्वाइव कैसे करें, वो ठीक कैसे हो रहे हैं, अभी कह रहे हैं ना हम कि वो इतने मतलब रिकवर हो गए, तो वो कैसे रिकवर हो रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ योर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, मतलब इम्यून सिस्टम क्या है, लड़ने की ताकत है हमारी बॉडी के अंदर, जो लड़ने की ताकत है, तो वो क्या है, वो एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी के सेल्स जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, बाकी फिर पेशेंट्स में ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, ठीक है। तो अभी जो रिसर्च ग्रुप्स हैं, बायोटेक कंपनीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, बहुत सारी बायोटेक कंपनीज़ और रिसर्च ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इन प्लाज्मा से क्या बना रहे हैं, मतलब इनसे एंटीबॉडीज़ को आइसोलेट कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, ताकि वो ये दवाइयाँ मैन्युफैक्चर मतलब इनसे कुछ मैन्युफैक्चर कर सकें, मतलब कोई ड्रग लाइक, तो और वो इनको पेशेंट्स को दे सकें। इन एंटीबॉडीज़ को वो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मतलब अभी जो हमारी रिसर्च कंपनीज़ हैं वो इन एंटीबॉडीज़ को स्क्रीन कर रहे हैं, ताकि वो इन्हें पहचाने और इन्हीं की जैसी एंटीबॉडीज़ और ड्रग्स बनाए फैक्ट्रीज़ में और पेशेंट्स को ट्रीट कर सकें, ठीक है। जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो दैट आर लॉजिकल टारगेट, वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो किसको टारगेट कर रही हैं, जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं,
स्पाइक प्रोटीन्स जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, वो है लॉजिकल टारगेट फॉर एंटीबॉडीज़। क्योंकि वायरस के ऊपर क्या है, बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, मतलब हम जो मेन जो है वो यही टारगेट हो रहा है, क्योंकि माना जा रहा है अभी तक जो प्रपोज मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंगली ये माना जा रहा है कि इसी की वजह से, इस स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से एंट्री हो रही है। अगर हम इसी को टारगेट कर लें, अगर हम इस स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर लें तो एंट्री नहीं होगी, तो कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अभी हमने एक और रिसेंटली हमने एक और ड्रग के बारे में सुना था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ठीक है। इस ड्रग के बारे में आपने सुना था, ये क्या थी, एक मलेरियल ड्रग है, ठीक है, एक मलेरियल ड्रग है जो मतलब अभी ये ट्रम्प भी जिस पे मतलब ये इसके मांग रहे थे। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ट्रम्प मांग रहा था इंडिया से कि ये उनको सप्लाई किया जाए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, एक मलेरियल ड्रग है। तो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या कर रहा है, ये भी मतलब इसी माना जाता है कि ये इसी स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करता है, इसी के एक्टिवेशन प्रोसेस को ये रोकता है, ठीक है, इसको इनहिबिट करता है। ओके, तो अभी इसका ये मतलब काफ़ी लोगों में ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बहुत इफ़ेक्टिव माना गया है, ठीक है। तो आपने देखा है कि मतलब बहुत सारी जगहों पे ये भी माना जा रहा है कि जो BCG वैक्सीन है यहाँ के लोगों में वो दी जाती है, लेकिन यहाँ तो वो मैंडेटरी है मतलब देना, लेकिन बाहर नहीं देते थे। तो उससे क्या होता था, उससे भी एंटीबॉडीज़ मतलब बनी होती थी हमारी बॉडी के अंदर, तो वो इफ़ेक्टिव थी, मतलब तभी कहते थे कि इंडियंस के में क्या है, इम्यून सिस्टम है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसका अभी प्रेजेंटली यही कहा जा रहा है कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ड्रग नहीं है, लेकिन ट्राई रोज़ किया जा रहा है, कुछ ना कुछ मतलब स्टडी हो रही है, रिसर्चेस हो रही हैं। तो आई होप जल्द से जल्द कुछ हो इसका। तो तब तक आप सब लोग सेफ रहिए, जो भी WHO की गाइडलाइंस हैं प्लीज़ 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 वो फॉलो करिए, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। प्लीज़ टेल मी योर रेस्पॉन्स। थैंक यू सो मच।